मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारा जो लास्ट सेशन था इकोनोमेट्रिक्स की क्लास का, उसमें हमने हेट्रोस्केडास्टिसिटी के इशू के ऊपर डिस्कशन की थी। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था 5th मई के लेक्चर का, उसमें हमने जो मेजर एरियाज डिस्कस किए थे, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी क्या है और हेट्रोस्केडास्टिसिटी की रीजंस क्या हैं। हमने इन दो मेजर एरियाज के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन की थी और हमने ग्राफिकली भी और जेनेरिकली भी और कॉन्सेप्चुअली भी और फिलोसॉफिकली भी हेट्रोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की थी कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी की असम्पशन क्या है, होमोस्केडास्टिक और हेट्रोस्केडास्टिक नेचर ऑफ सिचुएशन कब कब होती है और हमें कब पता चलता है कि जी व्हाट आर द consequences or what are the major reasons, especially major reasons of the problem of heteroskedasticity। तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी को हमने डिस्कस करते हुए जो बुनियादी चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि एरर टर्म का जो वेरिएंस है ये कांस्टेंट हो फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये वेरिएंस कांस्टेंट हो तो इसको हम कहेंगे दिस इज द सिचुएशन ऑफ होमोस्केडास्टिक नेचर, और अगर ये वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो हम कहेंगे दिस इज द सिचुएशन और द फेज ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। सो बुनियादी जो हमने 6 रीजंस थी जिनको हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज होता है। तो पहली रीज़न हमने डिस्कस की थी कि एरर लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो उसकी बुनियादी वजह बनते हैं, और ये हमने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइपिंग एरर्स एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब बंदा शुरू में टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है तो टाइपिंग एरर्स ज़्यादा होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ द टाइपिंग उसकी होती जाती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में एरर ज़्यादा थी, लेटर ऑन एरर कम होना शुरू हुई, तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी डिफरेंट टाइम एरर जो है वो सेपरेट होगी, एरर अलग अलग होगी। जब एरर अलग अलग है तो उसका वेरिएंस भी मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग ही होगा, तो कांस्टेंट वेरिएंस पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन हम डिस्कस की थी वो थी नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। समटाइम्स जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप अंडरलाइंग वेरिएबल्स के दरमियान होता है वो उस हेट्रोस्केडास्टिसिटी की बुनियादी रीजन बनता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी इनकम और सेविंग्स से रेलेवेंट, कि सेविंग्स जिन लोगों की इनकम जितनी ज़्यादा होती है तो उनकी सेविंग्स भी उतनी ज़्यादा होने का इम्कान होता है ऑन एवरेज। तो दिस माइट बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, दैट अंडरलाइंग जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट हेट्रोस्केडास्टिक नेचर की तरफ हमें लेके जाता है। A third important reason was the improvement in data collection techniques or methods। हमने सर्वे के केस में ये डिस्कस किया था कि जी इनिशियली डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू लर्निंग बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एज वेल एज द लर्निंग बिहेवियर ऑफ द जो डेटा कलेक्टिंग एजेंट है, उसकी वजह से जो है वो कलेक्शन ऑफ द डेटा इम्प्रूव होता रहता है। लाइक एक क्वेश्चनर अगर एक बंदा फिलअप करवाता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम शायद उसको आधा घंटा लगा होगा, लेकिन लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम 20-30 क्वेश्चनर्स को फिलअप करने के बाद वो विद इन 5 मिनट्स और सो जो है वो उस पूरे क्वेश्चनर को फिलअप करा लेता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डेवलप होता रहता है, उसकी स्किल्स पॉलिश होती रहती हैं और उसकी डेटा कलेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, और उसकी वजह से जो है वो वेरिएंस जो है वो वेरी होने का इम्कान होता है। सो दिस माइट बी वन ऑफ द अनदर रीजन ऑफ द हेट्रोस्केडास्टिसिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा स्पेशली।
आउटलायर्स की जो प्रेजेंस है वो एक बुनियादी रीज़न है हेट्रोस्केडास्टिसिटी की। और यहाँ पे हमने एक चिली की एग्जांपल ली थी। ग्राफिकली कुछ इकोनॉमीज का डेटा था जो कि एक ही एरिया के अंदर पोर्ट्रे हुआ था, और चिली जो है वो फॉर फ्लंग एरिया में पोर्ट्रे हो रहा था। तो जो आउटलायर्स हैं वो आउटलायर्स हेट्रोस्केडास्टिसिटी की एक बुनियादी रीजन बनते हैं। इसी तरह फिर हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिग्रेशन मॉडल पे बात की थी कि समटाइम्स जो उसकी फॉर्म होती है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो ठीक नहीं होती, और इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन की वजह से हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रेलेवेंट भी बाजुकात ये छठी इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम हमें नजर आ सकता है। वो समटाइम्स हम डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, रेशोज ले ली या लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया या फर्स्ट डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर ली या सेकंड डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, तो such sort of transformations may go for and may become the catalyst of the problem of heteroskedasticity, कि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गलत ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकती है। और फिर इसी तरह फंक्शनल फॉर्म की जो इनकरेक्टनेस है वो फॉर एग्जांपल हमें लीनियर मॉडल रिक्वायर्ड था तो हम लॉग लीनियर मॉडल लिख बैठे, या डबल लॉग मॉडल रिक्वायर्ड था और हमने लीनियर मॉडल लिख दिया। तो some sort of these functional issues might result in a problem of heteroskedasticity for us. So ये 6 मेजर एरियाज हैं, मेजर रीजंस हैं या कॉजेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी इमर्ज होता है, और हमने इन तमाम के तमाम एरियाज को अपने पहले सेशन में बहुत डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स डिस्कस किया, और इस वक्त इसको जस्ट एज ए रिकैप आपके सामने रखने का मकसद और पर्पस ये था कि हम अपनी डिस्कशन को मजीद आगे की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम। ये एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो माइंड में रखने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, दिस इज मोर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद क्रॉस सेक्शनल डेटा एज कम्पेयर टू टाइम सीरीज डेटा। तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात हो रही हो तो हमने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो सकता है। उसकी वजह क्या है, हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट की डायमेंशंस अलग होगी, हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट का जो है वो एक अपना उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनकी बुनियाद पे उस क्रॉस सेक्शनल यूनिट का जो डेटा है वो हमारे पास आ रहा होगा। तो एक यूनिट दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग होगा, तीसरा चौथे से अलग होगा, तो उसमें हेट्रोजेनिटी के इम्कानात ज्यादा होते हैं। जहाँ पे हेट्रोजेनिटी के इम्कानात ज्यादा होते हैं, एक दूसरे से अलग होने के, डिफरेंट होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी के इमर्ज होने के इम्कानात ज्यादा है। सो व्हाइल लुकिंग एट द नेचर ऑफ द डेटा, हम जब भी डेटा को देखें कि ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है या टाइम सीरीज डेटा है, तो वंस वी कम अप विद दिस कंक्लूजन कि डेटा अंडरलाइंग डेटा जो है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा है, तो हमें इस बात पे क्यूरियस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो सकता है। सो दैट वाज द एंटायर डिस्कशन ऑफ आवर फर्स्ट सेशन, जिसमें हमने हेट्रोस्केडास्टिसिटी क्या है और उसकी मेजर रीजंस या कॉजेज क्या हैं इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की थी, और ये अभी तक जो है उसी चीज को हमने थोड़ा सा रिकैप भी करने की कोशिश की। आज के सेशन में जिस इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है वो है कि हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, हमने ये भी समझ लिया व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल डेटा को देख के हम एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं कि व्हाट कैन वी डू in order to detect the problem of heteroskedasticity, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अंडरलाइंग डेटा के अंदर हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसके लिए जो है आज के इस सेशन में हमने डिटेल्स के साथ कुछ डिस्कशंस करनी है, जहां से हमें ये आइडिया होगा कि व्हाइल डीलिंग विद क्रॉस सेक्शनल डेटा हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो
कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद एरर टर्म और उसके वेरिएंस के साथ एसोसिएटेड है। तो ये टेबल 11.3 टेबल है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 11 है तो उसके साथ एसोसिएटेड है। दो वेरिएबल्स हैं y और x, तो इनका एक मैं जो है वो एनालिसिस करके यहाँ से तो हमने OLS के थ्रू इसके एस्टीमेट्स को प्रोड्यूस कर लिया। अब अगर इन रिजल्ट्स को मैं देखता हूँ तो यहाँ से मुझे अंदाजा होता है कि जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स सजेस्ट करते हैं दैट जो x वेरिएबल है ये हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वेरिएबल है और इसका इम्पैक्ट y के ऊपर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली आप आर स्क्वायर को देख लीजिए 94%, आप f की वैल्यू देखिए 496.71, आप p वैल्यू ऑफ f देखिए हाईली सिग्निफिकेंट। इट मीन्स दैट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग गिवन डेटा, जो कि क्रॉस सेक्शनल नेचर का डेटा है, हमें अंदाजा ये होता है कि रिलेशनशिप इंतहाई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। लेकिन चूंकि अगर आप देख लें तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है, 30 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये टाइम सीरीज डेटा नहीं है, चूंकि डेटा अंडरलाइन क्रॉस सेक्शनल है और हमने ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और समझने की कोशिश की कि वंस वी वुड बी डीलिंग विद क्रॉस सेक्शनल डेटा तो हमें क्यूरियस होना चाहिए, हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि वी माइट कम अप विद दिस आइडिया ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन दिस डेटा। तो अब ये सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, वंस we are having this data available to us, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक रिग्रेशन मैंने ड्रॉ कर ली। अब इस रिग्रेशन को रन करने के बाद मेरे सामने रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स को देखने के बाद पता चला रिजल्ट्स आर हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, बट द इश्यू इज दैट हम क्लियर नहीं है सो फार कि हमें कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन इट और नॉट, इसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं। अपेरेंटली इस वक्त तक हमारी जितनी डिस्कशंस हुई हैं रिग्रेशन मॉडल्स को इकोनोमेट्रिक्स के कोर्स में डिस्कस करते हुए, उनके अकॉर्डिंगली ये जो रिजल्ट हमें मॉडल नंबर 1 में प्रोड्यूस हुए मिले हैं, ये रिजल्ट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। लेकिन चूंकि अंडरलाइंग डेटा क्रॉस सेक्शनल नेचर का है, लिहाजा टू बी ऑन सेफ साइड हमने क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर टेस्टिंग ऑफ द हेटेरोस्केडास्टिसिटी अजम्पशन। हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी की टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं। और अगर प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो देन हाउ कैन वी कम अप विद दिस कंक्लूजन कि हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सेशन में वाइंड अप करने की और कवर अप करने की कोशिश करनी है। सो जहां पे हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी की, तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी आर एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे, मैं यहां से जाके ना रेसिडुअल्स को सेव करूंगा। तो यू हैड को मैंने सेव किया, अगर आप मैन विंडो पे जाएंगे तो आपको रेसिडुअल्स फ्रॉम मॉडल 1, तो ये एरर टर्म आपको मिली है। नाउ दिस एरर टर्म इज द estimated error term that we have produced out of this sample। 30 observations के sample से हमने ये error term produce की है, लेकिन we are assuming it and we are considering it as a proxy, इसको हम as a proxy of the actual error term of this sample जो है वो consider कर रहे हैं। दो के this is the estimated error term, एक्चुअल एरर नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए प्रॉक्सी यूज करेंगे और दिस प्रॉक्सी वुड बी कंसिडर्ड एज ए एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म आउट ऑफ दैट सैंपल। सो द फर्स्ट टेक्निक इज जिसको हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड। टेक्निक नंबर 1, कौन सी है जी? ग्राफिकल मेथड of detection of heteroskedasticity।
अभी ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये एरर टर्म प्रोड्यूस कर ली है। इस एरर टर्म को प्रोड्यूस करने के बाद हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। ये एरर टर्म है, इस एरर टर्म को हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एरर टर्म को और y वेरिएबल को, दोनों को क्लिक करता हूं और मैं यहां से इसका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूं और x वेरिएबल के ऊपर जो है वो मैं x एक्सिस पे u हैट को शो कर देता हूं, तो मुझे ये ग्राफ इस तरह से मिल जाता है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं, इन रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के बाद ग्राफ्स पे जाइए और रेसिडुअल्स के प्लॉट को अगेंस्ट y आप पोर्ट्रे कर लें। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमें दोनों केसेस में मिलती है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को जो है वो पोर्ट्रे करेंगे। वंस वी आर हैविंग दिस नेचर ऑफ ग्राफ विद अस, तो हम इस ग्राफ को देख के ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या एरर टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल y और सिमिलरली एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इनके दरमियान क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर इनके दरमियान कोई सिस्टमैटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन दिस डेटा। और अगर कोई सिस्टमैटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अब जो डेटा हमारे पास इस इमेजिनरी एग्जांपल में गिवन है, यहाँ पे देखिए हम नहीं कह सकते इस फिगर ए के अंदर कि किस हिसाब से जो है वो यू हैट बढ़ता या कम होता है और वाई के बढ़ने या कम होने से। और सिमिलरली इस केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका वाई हैट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई चेंज होती है, उसी हिसाब से म्यू हैट भी कहीं ना कहीं स्क्वायर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी रिलेशनशिप मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी ये आपको जो है वो हाइपरबोलिक नेचर का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। सो ऑल ऑफ दीज 1 2 3 एंड 4 केसेस में आपको कोई ना कोई पॉसिबल सेंस ऑफ रिलेशनशिप इमर्ज होता नजर आता है, बट इन केस ऑफ फिगर ए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हमें प्रेजेंट नजर नहीं आता। सो इफ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये पता चल जाए कि ग्राफिकली हमने किस चीज को पोर्ट्रे करना है, हम ग्राफिकली पोर्ट्रे करेंगे एरर टर्म को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, हम ग्राफिकली पोर्ट्रे करते हैं एरर टर्म को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, x के साथ, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। तो हमें यहाँ से क्या आइडिया होता है कि बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सिस्टमैटिक पैटर्न हमें नजर आता है उन ग्राफ्स के अंदर, तो हम एज्यूम करेंगे देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। और अगर सिस्टमैटिक रिलेशनशिप नजर नहीं आता जस्ट लाइक दिस केस, तो हम एज्यूम करेंगे दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो अब यहाँ पे अगर इसके लिए रूल ऑफ थंब लिखना हो तो रूल ऑफ थंब क्या है for this problem of heteroskedasticity identification through graphical method technique? If formal relationship exists between error term and estimated value of y, दूसरा केस, if formal relationship exists between error term and variable x for both cases, then there is a problem of heteroskedasticity. Then there is a problem of हेटेरोस्केडास्टिसिटी होगा मसला। और अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एज्यूम करेंगे दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। सो फर्स्ट foremost and easiest technique of identification of problem of heteroskedasticity is graphical method.
हमें जस्ट हम अपेरेंटली जो है उसकी नेचर को देखें, जो रिलेशनशिप उन दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उसकी उसकी फिजिकल आउटलुक को देख के वी कैन डिटेक्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट। तो ये क्लैरिटी हमें यहाँ से मिल जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज पार्क टेस्ट। ये जो अभी हमने पहली टेक्निक डिस्कस की है, दिस टेक्निक वाज इनफॉर्मल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि वाइल ड्राफ्टिंग एनी रिसर्च आर्टिकल, या मैं किसी रिसर्च स्टडी के अंदर कहीं पॉलिसी रिव्यू कर रहा हूँ, या कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट की जा रही है और उसके अंदर हम जो है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम उस तरह से कोड नहीं करते अपनी फाइंडिंग्स में और रिपोर्ट्स के अंदर कि जी हमने इतना बड़ा डेटा सेट था और उसको हमने इस तरह से जो है वो उसको ग्राफिकली ड्रॉ किया और फिर हमने ग्राफ्स को शो कर दिया, और ग्राफ्स अगर वेरिएबल्स ज्यादा है तो ग्राफ्स भी फिर आपके ठीक ठाक ज्यादा होंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, स्पेस भी ज्यादा कवर करेगा। तो इन ऑर्डर टू कट इट शॉर्ट ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि जी आपने रिपोर्ट राइटिंग में जो है वो डेटा एनालिसिस करके डेटा की बुनियाद पे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन इट और नॉट, तो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये इनफॉर्मल सा तरीका है। तो अगर रिपोर्टिंग में हमें रिक्वायर्ड हो ना डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी को हमने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट करना है, तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर फॉर्मल टेक्निक्स। तो अब वो फॉर्मल टेक्निक्स कौन सी हैं, उनके ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उन फॉर्मल टेक्निक्स के अंदर जो पहली टेक्निक है वो है अबाउट पार्क टेस्ट। तो ये पहली टेक्निक जो है ये हम देख लेते हैं, जो फॉर्मल प्रोसीजर है इसकी टेस्टिंग का। तो उसको देखने के बाद हम जो है कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? पार्क टेस्ट। अब ये पार्क वन ऑफ द सोशल साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था that sigma square is some function of the explanatory variable xi, and the functional form he suggested was this। इसको लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसने सजेस्ट ये किया बेस्ड ऑन द इंटायर फाइंडिंग्स ऑफ पार्क के जो एरर टर्म का एस्टिमेटेड एरर टर्म का स्क्वायर है एज ए प्रॉक्सी अगर इसको हम ले लें और हम एक रिग्रेशन रन करें अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, ये रिग्रेशन अगर हम फॉर एग्जांपल रन करें तो इस रिग्रेशन को रन करने के बाद वो सजेस्ट ये करते हैं कि हम कौन सी रिग्रेशन रन कर लें, लॉग ऑफ म्यू आई स्क्वायर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये पार्क ने सजेस्ट किया कि अगर आप इस रिग्रेशन को, चूंकि हमारे पास जो रिग्रेशन बुनियादी तौर पे है वो क्या है, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x। ये हमारी मेजर रिग्रेशन है जिस रिग्रेशन की बुनियाद पे हमने जो है वो एस्टिमेशन करनी थी, जो हमारी पेरेंट रिग्रेशन है। सो बेस्ड ऑन दैट पेरेंट रिग्रेशन हमने क्या करना है, अब मैं स्टेप्स लिखता हूं कि स्टेप्स टू टेस्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी वाया पार्क टेस्ट। हमने पार्क टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है, उसके थ्रू हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी की टेस्टिंग कैसे करनी है। सो पहला काम हमने क्या किया, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x प्लस एरर टर्म ई टी, ये इक्वेशन हमने एस्टीमेट की, एस्टीमेट करनी है दिस इक्वेशन, देन सेव करना है हमने एरर टर्म और रेजिडुअल्स आउट ऑफ स्टेप 1।
ये स्टेप नंबर 1 में जो हमने रिग्रेशन रन की, इसके रेसिडुअल्स को हम सेव कर लेंगे। फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, फिर स्क्वायर्स के बाद हम उसका लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स। और सिमिलरली हमने देखें इस इक्वेशन में आप देख लें तो ये कितना काम, ये वाला पोर्शन हमारा यहां तक पूरा हो गया। फिर हमने लॉग ले लेना है, लॉग ऑफ वेरिएबल एक्स। ये 5 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें ये वाली रिग्रेशन हमने रन करनी है। अब हम करेंगे छठे स्टेप में रन दिस रिग्रेशन। तो ये हमारे 6 मेजर स्टेप्स बनते हैं स्पार्क टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। जब हम ये छठी रिग्रेशन रन कर लें, इसकी बुनियाद पे हमने रूल ऑफ थंब लिखना है और रूल ऑफ थंब क्या होगा? रूल ऑफ थंब होगा इफ रिजल्ट्स हमें यहां से 2 ऑप्शंस दे सकते हैं स्टेप नंबर 6 से। स्टेप नंबर 6 के रिजल्ट्स हमें क्या कह सकते हैं? ये बीटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और ये बीटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। सो हमने क्या करना है? If beta turns out to be statistically significant, it would suggest that heteroscedasticity is present in this data. हमारा जो रूल ऑफ थंब है वो क्या होगा कि हमने देखना है एस्टिमेशन के बाद कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं। तो रूल ऑफ थंब क्या होगा? हम इस बीटा को देखेंगे। इफ दिस बीटा टर्न्स आउट टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, तो मैं कहूंगा देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एरर टर्म्स का स्क्वायर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो I will say and we would suggest that heteroscedasticity is present in this data. तो यही एग्जांपल जिसको हमने अभी बेस बनाया, इसी को बेस बना के हम ये 6 के 6 स्टेप्स इस चीज के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी जो है वो OLS की रिग्रेशन चलाई। पहला स्टेप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। ओके, इसी मॉडल से हमने जो है वो ये यू हैड प्रोड्यूस किया था ऑलरेडी, तो लिहाजा इसको मैं स्किप कर लेता हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए थे। सो पहला स्टेप क्या हुआ? हमने पेरेंट रिग्रेशन रन की। स्टेप नंबर 2 में हमने रेसिडुअल सेव किए। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? इसका ऐड पे जाइए और स्क्वायर ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल्स कर लीजिए। तो स्क्वायर ऑफ यू हैड 1 हमें मिल गया। अब इसी ऐड पे जाके मैं क्या करता हूँ? लॉग्स ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल, तो ये लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ यू हैड मुझे मिल गया। सिमिलरली आप देखें लॉग ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स भी हो गया। अब एक चीज रहती है और वो है लॉग ऑफ वेरिएबल एक्स। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इनकम है, इसको ऐड पे जाता हूं और लॉग ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल ले लेता हूं। तो लॉग ऑफ यू हैड स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, क्या रिग्रेशन रन करनी? लॉग ऑफ यू हैड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लॉग ऑफ एक्स। अब ये रिग्रेशन में OLS के थ्रू यहां से रन करता हूं। OLS पे जाता हूं, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ यू हैड 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लॉग ऑफ एक्स। इन दो वेरिएबल्स की रिग्रेशन रन करता हूं तो मुझे जवाब मिलता है 0.33, स्टैंडर्ड एरर 1.4, टी वैल्यू 0.23, पी वैल्यू 81%। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता। log of x is not statistically significant, is having no statistical impact on log of u hat square। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर ओन डिस्कशन, तो हम क्या सजेस्ट कर रहे थे? इस रिग्रेशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल बीटा turn out to be statistically significant, so it would suggest that heteroscedasticity is present in data। तो हमारा एनालिसिस हमें क्या कहता है?
these results shows that heteroscedasticity का प्रॉब्लम, चूंकि ये बीटा जो है, ये वाला बीटा 0.33 के साथ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, आई कैन कैटेगोरिकली से दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी दिस डेटा। तो हमने हेटरोस्केडास्टिसिटी की टेस्टिंग का एक ईजीएस्ट टूल या तरीका जो है वो समझने की कोशिश की, जिसको कहते हैं पार्क टेस्ट। क्या कहता है, हमने इसकी फंक्शनल फॉर्म को देख के एक रिग्रेशन मॉडल प्रपोज किया। इस रिग्रेशन मॉडल को प्रपोज करने के बाद हमने उसके लिए 6 मेजर स्टेप्स में उसको अपने डेटा को प्रिपेयर किया इस इक्वेशन को रन करने के लिए। जब ये इक्वेशन रन की तो हमें पता चला कि there is a problem of heteroscedasticity in this data or not। ये एक solved example है in the next slide, जो कि आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 11.1 बुक में गिवन है। तो उस एग्जाम्पल 11.1 में इन्होंने जो है वो टेबल 11.1 का डेटा बेस बना के जो है वो इस चीज को रन करने की कोशिश की। तो ये पहली पैरेंट रिग्रेशन चलाई। इस पहली पैरेंट रिग्रेशन में देखें, आपको रिजल्ट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नजर आता है, टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है दोनों केसेस में। लेकिन अब जो हमारी एक्चुअल रिग्रेशन है, जो कि लॉग ऑफ यू हैट स्क्वायर के साथ और लॉग ऑफ एक्स आई के साथ हमने चलानी है, इसको अगर आप देखें तो ये कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं दे रहा हमें। देखिए, टी वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टैंडर्ड एरर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, आर स्क्वायर इज जस्ट 5%। तो ये 2.8 के साथ जो बीटा की वैल्यू रिपोर्ट हुई है लॉग एक्स आई के साथ, this is not statistically significant. So following the assumption of the Park test, one may conclude that there is no heteroscedasticity in error variance. तो यहाँ पे heteroscedasticity का प्रॉब्लम नहीं है। So ये हमारी पहली जो बुनियादी टेक्निक है of identification of heteroscedasticity वो है। आज के सेशन के लिए इतना ही। हमने आज के सेशन में जो है जिन मेजर चीज़ों को डिस्कस किया वो 2 मेजर चीज़ें हैं। एक चीज़ है हमारी इनफॉर्मल टेक्निक और दूसरा है फॉर्मल टेस्ट। तो फॉर्मल टेस्ट जो है वो हमने पार्क टेस्ट के थ्रू जो है वो प्रोसेस करने की और समझने की कोशिश की, और इनफॉर्मल टेक्निक को जो है वो हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश की। लेकिन एक चीज जो इन दोनों चीजों में हमें कॉमन नजर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इनफॉर्मल टेक्निक हमें कहे कि देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी और फॉर्मल टेस्ट कहे कि प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो आपको फॉर्मल टेस्ट ने रिजल्ट्स दिए, इनफॉर्मल टेक्निक भी आपको समहाउ उसी की ही सपोर्ट में आपको जो है वो उसका जो आप कह सकते हैं कंक्लूजन है वो देगी। और उसको अगर हम फॉर एग्जांपल बैक टेस्ट करना चाहें तो हमने कहा था हम स्क्वायर ऑफ यू हैट को एक्स वेरिएबल के साथ जो है वो इनका आपस में स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लें और एक्स वेरिएबल के ऊपर मैं एक्स को रख लेता हूं। अब आप देखें, आपको यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पैटर्न फील होता नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको देखें कुछ वैल्यूज इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं। 2 केस ने चूंकि हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है, इसने रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है, लेकिन जो मैं डेडिकेटेडली कहूं कि जी कोई पैटर्न मुझे नजर आएगा तो पैटर्न उस तरह नजर नहीं आता। टू बी ऑन सेफ साइड मैं इसको स्क्वायर की जगह सिंपल वैल्यूज के साथ जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ। एक्स को मैं इधर रखता हूं। अब देखिए, अब स्क्वायर के साथ इसको नहीं लिया तो ये कितना स्कैटर्ड एरियाज के ऊपर पोर्ट्रे हुआ डेटा है। मैं यहाँ से कोई पैटर्न डेडिकेटेडली ड्रॉ नहीं कर पा रहा, हमें नजर नहीं आता कि इसमें क्या पैटर्न है जो कि फॉल करता है। अगर कोई डेडिकेटेड पैटर्न होता तो मैं कहता देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी, ये फॉर्मल टेक्निक हमें ये गाइड कर देती। लेकिन चूंकि डेडिकेटेड पैटर्न नहीं है इसलिए इस डेटा में प्रॉब्लम ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। और यही चीज हमने स्टेप नंबर 2 में, जो टेक्निक नंबर 2 है, फॉर्मल टेक्निक है पार्क टेस्ट की, उसमें भी हमने इसको रन किया। आप 6 मेजर स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो हमें कंक्लूजन क्या मिला
कि जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी है वो डेटा में मौजूद नहीं थी। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में इंशाल्लाह हमने जो इसकी फर्दर टेक्निक्स हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, उसके ऊपर हमने जो है वो मजीद डिस्कशन करनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये डेटा आपके लिए अवेलेबल होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 11 ऑफ बुक ऑफ गुजराती को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। सो फार जितना हमने हेट्रोस्केडास्टिसिटी को डिस्कस किया है उस कॉन्टेक्स्ट में, और जो टेबल 11.1 है उसको आप, जैसे मैंने इसको ग्रेटल में इंपोर्ट किया, 11.3 जो है उसको इंपोर्ट किया, तो इनको इंपोर्ट करके आप जो है ये पार्क टेस्ट और ग्राफिकल टेस्ट की जो है वो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमें अंडरलाइंग डेटा की बुनियाद पे फॉर एग्जांपल टेस्ट करना पड़े कि अंडरलाइंग डेटा के अंदर हेट्रोस्केडास्टिसिटी का मसला है थ्रू द टेक्निक ऑफ इनफॉर्मल ग्राफिकल अप्रोच या पार्क टेस्ट के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट सेशन में जो है हम मजीद टेक्निक्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी के साथ इंशाअल्लाह अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अस्सलामु अलैकुम।